नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। 6 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया था। 65 बीपीएससी 2019 से पूछा गया था। काफ़ी आसान सवाल है ये, और ये तो आसान है लेकिन सेम टॉपिक से सविनय अवज्ञा आंदोलन से पिछली बार बीपीएससी एग्जामिनेशन में एक सवाल पूछा गया था जो आसान नहीं था। ठीक है, तो इसलिए इस तरह के सवालों को आज हम लोग हल करेंगे। और कल मैंने वीडियो भी एक डाला था जिसमें मैंने सामने से आकर आपको बताया था, तो कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि आपका ही वॉइस है क्या। मेरा ही है, वो होता है, कई लोगों का वॉइस अलग होता है, तो वही है। ठीक है, उसमें कोई डिबगिंग कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट रिकॉर्ड किया और डाल दिया था मैंने। ठीक है, एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि कल भी मैंने यही चीज़ बोला था, सेम चीज़ बार बार इसलिए बोल रहा हूँ आपको ताकि आप समझें इस चीज़ को कि प्रेशर हैंडलिंग जिनको आ गया उनका पीटी आसानी से हो जाता है। भले ही आपने कम पढ़ा हो, सिलेबस का कुछ हिस्सा छूट गया हो, लेकिन अगर आप शांत होकर एग्ज़ाम देंगे तो पेपर में कम से कम 20 से 30 ऐसे सवाल रहते जो कॉमन सेंस के होते हैं, जो सामान्य बौद्धिक स्तर को अगर आप अप्लाई करें, आपने कभी नहीं भी पढ़ा है तो भी आप उसको हल कर सकते हैं। ये चीज़ कैसे संभव होता है? जो आपका बिल्कुल माइंड रिलैक्स हो और आप ज़्यादा परेशान ना हो, टेंशन में ना हो। ये बहुत ही छोटी सी बात है, आपको लग रहा होगा कि क्या है, लेकिन इसका बहुत मायने रहता है एग्जामिनेशन हॉल में। इसलिए शांत रहिएगा, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा। ठीक है, ये 2-3 दिन जो आखिरी का होता है, इससे बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, फिर सारा सत्यानाश करके आ जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, कोई हाइप नहीं क्रिएट करना है। बहुत आसान पेपर होगा, एग्ज़ाम दीजिए रिलैक्स होकर, अपना 100% देना है। रिजल्ट एग्ज़ाम के बाद आता है। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा बी, लाहौर सत्र के दौरान, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही किया था। 1929 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया था। आपसे ये भी पूछेगा, 1930 साबरमती आश्रम में कांग्रेस की कार्यकारिणी की दूसरी बैठक हुई, वहां पर गांधी जी को नेतृत्व सौंपा गया था किसका? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ठीक है, दांडी यात्रा के साथ निम्न से क्या प्रारंभ होता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है। प्रथम सविनय अवज्ञा किसको कहा जाता है? बीपीएससी ने यह सवाल पूछा है, प्रथम सविनय अवज्ञा किसको कहा जाता है? प्रथम सविनय अवज्ञा 1917 चंपारण सत्याग्रह को कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह को कहा जाता है। इसमें छोटे छोटे सवाल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रथम सविनय अवज्ञा का तात्पर्य क्या है? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, 12 मार्च 1930 को ये तिथि ध्यान में रखिएगा। दांडी मार्च शुरू किया, साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। साबरमती आश्रम से 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद, ये भी पूछा है कितने दिनों की यात्रा की थी, तो 24 दिनों की। 6 अप्रैल 1930, ये तिथि भी पूछा है बीपीएससी। दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया कि आपका ये जो अंग्रेजी कानून है, जो सबसे सामान्य लोग, जो सबसे गरीब लोग होंगे भारत के, वो भी नमक को ग्रहण करते हैं। इसीलिए नमक आंदोलन था। कोई गांधी जी को आयोडीन की कमी नहीं हो गई थी कि उन्होंने नमक आंदोलन किया है। नमक जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस इसको कहा जाता है कि आंदोलन को हर आदमी के प्लेट से जोड़ दिया उन्होंने, नमक का मुद्दा उठाकर, कि आप गरीबतम लोग हैं, सबसे गरीब लोग, आप नमक रोटी जो खाते हैं, इस नमक पर भी अंग्रेजी सरकार टैक्स लेती है। इसी का उल्लंघन किया था उन्होंने कि हम टैक्स नहीं देंगे आपको इस पर। तो ये जो सांकेतिक है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस इसको कहा जाता है, और इसके कारण से ये आंदोलन सबसे व्यापक आंदोलन बन गया था। हर आदमी इससे जुड़ गया था। क्यों? क्योंकि नमक तो हर कोई ग्रहण करता है। दांडी यात्रा की गई 1930 में किया गया था। अगला सवाल देखिए क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी दांडी मार्च प्रारंभ किया था कब से? उत्तराखंड पीसीएस 5, 6 दोनों में पूछा गया, पीटी मेंस दोनों में। 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। ओके, अगला सवाल देखिए क्या है, गांधी दांडी यात्रा प्रारंभ की थी साबरमती आश्रम से। कई बार इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। साबरमती से दांडी, ये दांडी नामक जगह है जो समुद्र के तट पर स्थित है, यहाँ तक के लिए उन्होंने यात्रा की थी। 1930 में महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा साबरमती आश्रम से शुरू किया था उन्होंने। साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा की थी उन्होंने। निम्नलिखित प्रांतों में किस प्रांत के सत्याग्रहों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो गुजरात के सर्वाधिक लोग थे। उनका जो दल था जो उनके साथ यात्रा कर रहा था, उसमें गुजरात के सबसे ज़्यादा लोग थे।
12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी दांडी गुजरात में समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन करके समन्वय आंदोलन प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया था। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की वेबसाइट में महात्मा गांधी को समर्पित गांधी हेरिटेज पोर्टल पर सभी सत्याग्रहों की सूची नाम सहित उपलब्ध है, जिसे बताया गया गुजरात से 32 लोग, महाराष्ट्र से 13, उत्तर प्रदेश से 8, कच्छ से 6, केरल से 4, पंजाब से 3 थे, राजपूताना से 3 थे, उस समय राजस्थान नहीं राजपूताना हुआ करता था, बॉम्बे से 2 थे और सिंध से 1 से, नेपाल से भी 2 थे, तमिलनाडु से 1, आंध्र से 1, बिहार का इसमें नहीं दिया हुआ है, बिहार से 1 थे गिरवरधारी चौधरी, बिहार से एक ही लोग थे गिरवरधारी चौधरी, यहाँ पर दिया हुआ है, बिहार से एक ही थे गिरवरधारी चौधरी नाम है इनका नाम अलग से ध्यान रखिएगा। स्टेट पीसीएस का सबसे क्लिष्ट क्वेश्चन हो गया ये। कल एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था कि जो शुक्ल जी जो हैं जिन्होंने गांधी जी को प्रेरित किया था कि आप आइए चंपारण, उनकी यात्रा को किसने स्पॉन्सर किया था। तो प्रभु इस तरह के क्वेश्चन मुझे भी नहीं पता होते हैं कि किसने स्पॉन्सर किया था, कौन से ट्रेन से गए थे, कैसे गए थे, ये सब मुझे भी नहीं पता है। कृपया सर्च करके उसको देख लिया कीजिए, इतना फैक्ट कहाँ से याद रखेगा कोई। निम्न से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था। तो उपयुक्त में सभी थे सरोजनी नायडू, राजकुमार अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय। इसका उत्तर डी हो जाएगा। निम्न से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। तो नमक सत्याग्रह में ही मानी जाती है, नमक सत्याग्रह में ही सबसे ज़्यादा भागीदारी मानी जाती है। मैंने हमेशा एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया है बच्चों से GS1 के दौरान कि गांधीवादी आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। ये मैंने हमेशा बोला है लिखने के लिए। उसमें से एक जो सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता है ना, वो है ये, इसमें महिलाओं की सबसे ज़्यादा भागीदारी रही। महिलाओं ने गांधीवादी आंदोलन में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी अदा की है। क्यों? क्योंकि इसका प्रकृति जो होता था वो अहिंसात्मक होता था, इसमें कुछ भी हिंसात्मक चीज़ों का बिल्कुल जगह नहीं होता था, शांतिपूर्वक सत्याग्रह होता था, इसीलिए महिलाएं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाती थीं। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 1930 समन्वय आंदोलन आरंभ कहाँ से किया था। तो दांडी से किया था। यात्रा शुरू किया था साबरमती से, पहुंचे थे दांडी और फिर दांडी से उन्होंने सत्याग्रह का आरंभ किया था। दांडी से उन्होंने सत्याग्रह का आरंभ किया था। यात्रा कहाँ से शुरू किया था। तो साबरमती से दांडी गए थे, दांडी में नमक कानून बनाया, नमक कानून को तोड़ा और नमक कानून तोड़ने के पश्चात वहाँ से सत्याग्रह का आरंभ माना जाता है, इसलिए दांडी दिया इसका उत्तर बी हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 80 सहयोगी के साथ पैदल चलकर 24 दिनों लगभग 390 किलोमीटर यात्रा करके दांडी गुजरात के नौसारी जिले में स्थित है पहुंचे, जहां 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर समन्वय आंदोलन को आरंभ किया था। यात्रा आरंभ किया साबरमती आश्रम से दांडी के लिए और फिर दांडी में नमक कानून तोड़कर सत्याग्रह का आरंभ वहाँ से होता है। समन्वय आंदोलन शुरू हुआ था, दांडी मार्च से शुरू हुआ था, दांडी मार्च से शुरू माना जाता है समन्वय आंदोलन को। GIC में पूछा गया है, ये GIC वाले सबसे अच्छे सवाल बनाते हैं हिस्ट्री के। दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून तोड़ने हेतु। दांडी मार्च का संबंध किससे? नमक कानून के लिए। एक ही सवाल बार बार रिपीट कर रहा है। देखिए 66वीं BPSC में पूछा उन्होंने कि कितने दिन चली थी, तो 24 दिन ये यात्रा चली थी, 24 दिन चली थी 66 BPSC प्री 2020। सबसे पहली कौन सी घटना घटी है इनमें से? दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन, गांधी इरविन समझौता। इसको जरा सीक्वेंस में लगाइए। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले साइमन कमीशन का आगमन 1928। उसके पश्चात से क्या होगा? तो उसके पश्चात से होगा दांडी मार्च 1930। उसके पश्चात से क्या होगा? गांधी इरविन समझौता 1931, जिसके पश्चात भगत सिंह को फांसी हो जाती है। उसके बाद से क्या होगा? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन से पहले क्या होगा? 1942 मार्च में क्या होगा? क्रिप्स मिशन होगा। क्रिप्स मिशन से भी पहले क्या होगा भाई? तो यहाँ पर दुनिया भर में विश्व युद्ध शुरू हो जाता है 1939 ईस्वी में। तो ये सब आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 क्यों जाना जाता है? तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के हेतु जाना जाता है। सत्याग्रह शुरू कहाँ से हुआ था? तो सत्याग्रह शुरू हुआ था दांडी से, यात्रा प्रारंभ हुआ था साबरमती से। कथन है महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था क्योंकि गांधी जी का उद्देश्य था गरीबों को नमक मुफ्त में उपलब्ध हो, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा C। A सही है परंतु R गलत है। मुफ्त में नमक देने का उनका थोड़ी था, कौन सा उनको राजनीति करना था, मुख्यमंत्री थोड़ी बनना था उनको कि मुफ्त में देंगे पानी बिजली और पता नहीं क्या क्या। अगला सवाल जरा हल कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। UPRO का सवाल है, महात्मा गांधी के समन्वय आंदोलन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सही है। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, KM मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। 2 कथन दिए हुए हैं। ये हुआ इस टॉपिक से थोड़ा सा फैक्चुअल और कठिन सवाल।
क्योंकि सज़ा हुई थी, नहीं हुई थी? उनको सज़ा हुई थी, मदन मोहन मालवीय जी को सज़ा हुई थी क्या? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर बी हो जाएगा। केवल दूसरा यहाँ पर सही है, पहला गलत है। गांधी जी को कोई सज़ा नहीं दी गई थी और मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सज़ा दी गई थी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उनको सज़ा दी गई थी। ओके। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबद्ध है? तो गांधी जी की दांडी यात्रा संबद्ध है। उन्होंने बोला था कि शक्ति यानी कि अंग्रेजी साम्राज्य, उसके विरुद्ध इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं कि हम सबसे गरीबतम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। ये जो लोग रोटी नमक खाकर रहते हैं, उनके नमक पर भी अंग्रेजी सरकार टैक्स लगाती है, उसका विरोध हम कर रहे हैं। इसका उत्तर बी हो जाएगा। क्या आज नमक पर टैक्स है? क्या आज नमक पर जीएसटी लगाया जाता है भारत में? जरा सर्च कर लीजिएगा। गांधी की दांडी यात्रा के संदर्भ में से कौन सा कथन असत्य है? तो समुद्र के किनारे पहुंचे गांधी जी ने नमक बनाया था, ये यहाँ पर गलत है। गांधी दांडी में समुद्र तट पर नमक कानून को उल्लंघन करने के समय आंदोलन करने का शुभारंभ का निश्चय किया था। नमक को इस आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया था क्योंकि सरकार ने इस आवश्यक वस्तु की बिक्री को नियंत्रित कर रखा था और टैक्सेशन लगा रखा था। ओके। तीसरा इसलिए इसमें गलत है क्योंकि गांधी जी नमक बनाया नहीं था, बल्कि नमक का एक मुट्ठी उठाकर उन्होंने इस कानून का उल्लंघन किया था और बताया था कि हम इसको नहीं मानेंगे। आप जो नमक पर नियंत्रण करते हैं, टैक्सेशन करते हैं, ये गलत है। निम्न से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? तो फिर से वही सवाल पूछा गया है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को हुई थी, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। 12 मार्च को शुरू किया गया था, 12 मार्च को शुरू किया गया था, इसीलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। नमक सत्याग्रह के समय गांधी गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो अब्बास तैयब जी ने उनका स्थान लिया था। गांधी जी अपने सहयोगी के साथ साबरमती आश्रम से 241 मील दूर समुद्र तट पर बसे दांडी गांव 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। इस सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी सोलापुर में हुई। तत्पश्चात आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी के हाथों में गया था। एक चीज़ और बताता हूँ, अगली बार ये पूछ सकता है कि उनकी गिरफ्तारी कहाँ पर हुई थी, क्योंकि जितना डीप फैक्ट पूछता है गांधीवादी आंदोलन से, तो आप मान कर चल सकते हैं कि ये पूछ सकता है। तो सोलापुर जो जगह है वहाँ पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी। महात्मा गांधी धरासना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो वो थे उस समय यरबदा जेल में थे। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय आंदोलन में भाग लेने के कारण ही उनको पहली बार गिरफ्तार किया गया था। इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वो कौन था? तो वेब मिलर नाम है उसका। वेब मिलर पत्रकार था जो उनके आश्रम में ठहरा था। ओके। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरासना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। तो वेब मिलर ही था जिसने कहा था कि मैंने देखा है कि इस तरह से अंग्रेजी सरकार निहत्थे लोगों के ऊपर में वॉर कर रही थी, निहत्थे लोगों को मार रही थी, और एक आदमी मार खा कर गिर जाता है तो दूसरा आदमी आकर पुलिस वालों के सामने खड़ा हो जाता है। किसी भी सत्याग्रही ने पुलिस वालों के ऊपर हाथ नहीं उठाया। यही गांधीवादी आंदोलन था कि आप मार खा लो, कष्ट सह लो, लेकिन कष्ट दो मत किसी को। कितना देर वो आपको मारेंगे निहत्था। तो यही था सांकेतिक रूप से जब ये पूरे दुनिया में न्यूज़ गया कि निहत्थे लोग, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो मार रही है लोगों को, घायल कर रही है, जान से मार रही पीट पीट के, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक लगा कि ये चीज़ गलत है, ये हमें नहीं करना चाहिए। यही गांधीवादी आंदोलन की उपलब्धि थी कि निहत्था होकर भी सरकार सामने वाले को, जिसके पास में शक्ति है, पावर है, उसको झुका देना। आज भी तो सत्याग्रह ही होता है। उस समय पटना पुलिस नहीं थी, नहीं तो नहीं देखती निहत्था है कि क्या है, पकड़ के तोड़ देती, जैसे 6 तारीख को किया इन्होंने। निम्न से कौन दांडी मार्च महात्मा गांधी के साथ था? तो वेब मिलर है, इसका उत्तर बी हो जाएगा। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान गठित किया था? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये भारत है, ये तंजौर तट है, यहाँ पर सी राजगोपालाचारी होंगे। यहाँ पर केरल तट है, यहाँ पर कौन होंगे? तो के केलप्पम होंगे। ये बिहार है, यहाँ कोई समुद्र तट नहीं था। यहाँ पर श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह और बिहार के जो नेता थे उन्होंने यहाँ पर नमक बनाया था। यहाँ तो समुद्र तट नहीं है, तो यहाँ पर अलग प्रकार से नमक बनाया गया था। लगभग पूरे देश भर में यह आंदोलन हुआ था। 1930 में ही चटगांव में मास्टर सूर्य सेन ने वहाँ पर विद्रोह किया था, चटगांव का विद्रोह जिसको कहा जाता है। ये सब एक ही समय में हो रहा है पूरे भारत में, ठीक है। तो तमिलनाडु में तंजौर तट है, तंजावुर जिसको कहा जाता है, तंजावुर सिटी आपने सुना भी होगा। तो ये कौन थे वहाँ पर? तो सी राजगोपालाचारी थे, इसका उत्तर बी हो जाएगा।
सी राजगोपाल चक्रवर्ती राजगोपाल ने तिरुचिनापल्ली से वेदरायन के नमक यात्रा की। 30 अप्रैल को उनको गिरफ्तार करने के बाद भी आंदोलन के समर्थकों द्वारा चलता रहा। कब किया था? तो उन्होंने 30 अप्रैल को किया था। तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया था। IAS प्री 2000 का सवाल है ये। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से लाल कुर्ती कहा जाता है, इसको लाल कुर्ती कहा जाता है, लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है। कौन थे इसमें? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी का नाम सुना होगा आपने। पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया था। किस चीज़ का आह्वान किया था? तो उन्होंने आह्वान किया था पठान क्षेत्रीय राष्ट्रीय एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष किया था। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। किनको? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी को कहा जाता है। और ये बहुत ही प्रमुख नेता रहे हैं। और बाद में जब भारत आज़ाद हो रहा था तो इन्होंने बोला कि कांग्रेस ने हमें लीग के सामने निहत्था छोड़ दिया है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान में ये इलाका शामिल हो गया था। बाद में इनको पाकिस्तान में हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा वहाँ के लोगों ने चलाया, वहाँ के सरकार ने चलाया, क्योंकि भारत सरकार ने हमेशा ही इनको सम्मानित किया और ये भारत के पक्षधर रहे। ये विभाजन के पुरजोर विरोधी करते थे। खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया। लाल कुर्ती नाम से भी जाना जाता है, इनके दल को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। उत्तर पश्चिम सीमा पर मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व सबने वगी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत प्रांत, वर्तमान का जो आपको बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान का इलाका सब दिखता है, ये पूरा सीमांत इलाका कहलाता था। यहीं के ये नेता थे, पठानों के नेता थे माना जाता है। ठीक है। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था कहाँ पर? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, अंग्रेजों को निकालने के लिए ही। ये बिल्कुल ही एक राष्ट्रवादी संगठन था। ओके। नेता कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। खान अब्दुल, इनको सीमांत गांधी कहा जाता है, क्योंकि गांधीवादी सिद्धांतों के तहत ही ये सीमांत का जो इलाका है वहाँ पर ये अपना विरोध प्रदर्शन करते थे। किसने संगठित किया था? खुदाई खिदमतगार को। तो खान अब्दुल गफ्फार खान इनका नाम है। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने, देखिए अभी खान अब्दुल गफ्फार खान का लाल कुर्ती जो है संगठन, ये प्रदर्शन कर रहा था। तो अंग्रेजी सरकार ने बोला कि गोली चला दो इन पर। तो गढ़वाल रेजिमेंट था, तो उसके जो सैनिक थे और उसके कमांडर थे, उन्होंने बोला कि हम गोली नहीं चला सकते हैं। तो ये कहाँ पर हुआ था? तो समन्वय आंदोलन के दौरान ही हुआ था। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। यही लाल कुर्ती के ही लोग जो है ये आंदोलन कर रहे थे। इनका नाम क्या था? चंद्र सिंह गढ़वाली इनका कमांडर था, के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। धातव्य है कि इस इलाके में खान अब्दुल गफ्फार खान वर्षों सक्रिय थे। उनके द्वारा जनता के लिए किए गए काम की वजह से अहिंसात्मक क्रांतिकारियों के बहादुर जत्थे खुदाई खिदमतगार के दल तैयार हुए थे, जो लोग लाल कुर्ती के नाम से जाने जाते थे। इन्हीं पर फायर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आज्ञा दी थी, लेकिन वीर चंद्र सिंह गढ़वाली इनके नेतृत्व में सेना ने बोला था कि हम इन पर फायरिंग नहीं कर सकते हैं, ये कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, ये अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे हैं। सन 1930 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली था पेशावर कांड का नायक। वीर चंद्र, क्योंकि पेशावर का कांड, पेशावर में ही विरोध प्रदर्शन हो रहा था। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा ये इलाका है पाकिस्तान का भी, वहाँ का कैपिटल है पेशावर। तो पेशावर में ही लोग विरोध कर रहे थे, तो इसने मना कर दिया कि हम गोली नहीं चलाएंगे। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो मणिपुर में हो रहा था। मणिपुर में जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है इसको, जिया तरंग। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका? तो समन्वय आंदोलन का ही हिस्सा था। बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे, ये किस आंदोलन का हिस्सा था? ये पूछा जाएगा स्टेट पीसीएस में। तो ये चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध, ये भी समन्वय आंदोलन का ही हिस्सा था। 1930 में समन्वय आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने दमन चक की परवाह नहीं की। अगले महीने बेगूसराय में स्वतंत्रता दिवस के लिए एकत्रित भीड़ में भारी संख्या में ग्रामवासी आकर सम्मिलित हो गए। उपमंडल अधिकारी के गड्ढे में धकेल दिया। गोलीबारी किए जाने के बाद ही वहां से हटे थे। समन्वय आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया किस चीज़ को? तो रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया उन्होंने। हरिजन उत्थान ये सब चीज़ों को उन्होंने शुरू किया। छुआछूत विरोधी लीग ये सब उन्होंने स्थापित किया, क्योंकि उनको लग रहा था कि डॉक्टर अंबेडकर कहीं न कहीं जो दलितों हैं उनके नेता बनते जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कांग्रेस के भीतर भी इस तरह की चीज़ों को आरंभ किया जाए। तो अपने स्तर से उन्होंने कई सारी चीज़ें, आप देखेंगे गांधीवादी एकदम से जातिवाद विरोधी आंदोलन करने लग जाते हैं, तो वो इसी समय का आंदोलन है। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो पटना में थी। स्वतंत्रता बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। महिलाओं में सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीता वगैरह बहुत सारी देवी हैं जो शामिल थे। ओके।
अगला है गांधी इरविन समझौता। इससे यूपीएससी पीटी 2020 में पूछा गया है, बीपीएससी पीटी में भी पूछा गया है, यूपीपीएससी में भी हर साल एग्जाम में पूछा जाता है गांधी इरविन। और यहाँ से लेकर गांधीवादी 1930 से लेकर 1947 तक के बीच से 2-3 सवाल रहते हैं आपके पीटी एग्जाम में। देखिए पहला सवाल क्या है। गांधी इरविन समझौता हुआ था मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। इरविन जो है भारत का वायसराय जो है वो पहली बार किससे मिल रहा है, तो मिल रहा है एक आंदोलन कांग्रेस के प्रमुख नेता और इस देश के लोगों के प्रमुख आवाज़ उस समय बने थे गांधी जी, उनसे। उससे पहले वायसराय के लेवल से कोई मिलता नहीं था। क्यों मिल रहा है? क्योंकि ब्रिटेन में होना है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन है भारत का सबसे बड़ा दल जिसका नाम है कांग्रेस। अगर कांग्रेस ही भाग नहीं लेगा तो भारत के भविष्य के बारे में निर्णय कैसे करेंगे? इनको कांग्रेस को भाग दिलवाना था वहाँ पर, तो इसके लिए इन्होंने गांधी से समझौता किया, उनको बुलाया। गांधी इरविन पैक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। 1931 वायसराय लॉर्ड इरविन ने भेंट की। बातचीत 15 दिनों 8 बार वार्ता चली, जिसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को समझौता होता है और फिर 23 मार्च को फांसी दे दी जाती है, जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना। इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय आंदोलन स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। वस्तुतः प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। यह समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था। गांधी इरविन समझौते निम्न से क्या सम्मिलित थे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के कांग्रेस को आमंत्रित करना। राउंड टेबल मतलब गोल मेज सम्मेलन, तो ये तो बिल्कुल सही है भाई। असहयोग आंदोलन के संबंध जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेना। असहयोग आंदोलन नहीं, हिंदी में असहयोग लिखा हुआ था। यूपीएससी का सवाल है ये। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ था? तो इसमें लिखा हुआ था इंग्लिश में सविनय अवज्ञा। पुलिस की जाति की जांच करें तो गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति। केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था, जिन पर अहिंसात्मक विरोध का मुकदमा था, उन सभी को रिहाई के लिए इसमें किया गया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए इसका उत्तर 1, 2, 4 हो जाएगा। 1, 2, 4 हो जाएगा। हालांकि असहयोग नहीं, सविनय अवज्ञा होगा, सविनय अवज्ञा होगा, सविनय अवज्ञा होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। और इस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद में रखना है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि भाई दिल्ली समझौता का किससे संबंध है। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, कब हुए थे बंधुओं? तो 1931 ईस्वी में हुए थे। 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था। समुद्र तटीय प्रदेश में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति भी मिल गई थी, जिसके कारण से सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। वो भी सफल यहाँ पर माना जाता है, क्योंकि समुद्र तट के इलाकों में बिना कर के नमक बनाने की अनुमति भी मिल गई थी। ओके, अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931। ये डेट याद में रखिएगा, क्योंकि सीक्वेंस में लगाने के लिए देता है। कहानी भी याद में रखेंगे तो भी कर ले जाएंगे। ये गांधी इरविन समझौता ही होगा। निम्नलिखित में किसका स्कंद गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को आप स्थगित कीजिए और गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए, यही इसमें प्रस्तावित था। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो तेज बहादुर सप्रू का इसमें नाम आता है। तेज बहादुर सप्रू का नाम आता है, जिन्होंने इसमें अहम भूमिका निभाई थी। देखिए क्या लिखा हुआ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के विस्तारित होते स्वरूप को देखते हुए इरविन ने बुलाया कांग्रेस को बातचीत के लिए। गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया 26 जनवरी को। तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर, कल मैंने आपको नाम बताया था। प्रयत्नों से गांधी और इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुआ। 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ, जो गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दी थी। इरविन कहाँ से महात्मा लगता है आपको, बताइए मुझे। गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की थी? तो तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर का नाम आता है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा कहा था? यूपीपीएससी प्री 2001 ये सवाल फिर से पूछ सकता है। सरोजिनी नायडू जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को भी हिंदू मुस्लिम एकता के अग्रदूत कहा था। कब कहा था? जब जिन्ना जो हैं वो बिल्कुल सेकुलर नेता हुआ करते थे, तिलक के वकील हुआ करते थे और कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे। इसका उत्तर बी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू ने कहा था। नियम से किसने गांधी इरविन समझौते महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो ये कहा था एलन कैंपबेल जॉनसन ने। इरविन के जीवनकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा था। उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्र में इसका ए माना था, परंतु संशोधित में बी माना है। हमारे आयोग सही से जिस चीज़ का आंसर नहीं बता पाते हैं, उम्मीद करते हैं बच्चे उसका आंसर सही बताएं।
आप समझ रहे हैं, हिपोक्रेसी की सीमा होती है। एक सही से आंसर शीट नहीं तैयार कर सकते हो आप, भले ही पहले का है, अभी का तो यही हाल रहता है। 66 बीपीएससी में भी बीपीएससी ने गलती की है, 64 में 12 सवाल को हटा दिया। वो खुद आंसर सही से नहीं निकाल सकते, उम्मीद करते कि जो बच्चे हैं वो 150 सवाल का आंसर 2 घंटे में बिल्कुल सही करके आ जाएं। हिपोक्रेसी की सीमा होती है। देखिए अगला सवाल कौन सा है, कांग्रेस का कराची अधिवेशन सवाल है। निम्न से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो सरदार पटेल हैं, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। गांधी में समझौता को मंजूरी देने के लिए सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 26 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। ठीक है, इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम संबंधी प्रस्ताव पारित किए थे। इस अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया है। अगले वर्ष 1931 में पहली बार अपनाया गया पूर्ण स्वराज 1930 में। और गांधी जी जब भगत सिंह को फांसी हो चुकी थी इस समय, तो भगत सिंह की फांसी के बाद जब कराची अधिवेशन में भाग लेने जा रहे थे तो लोगों ने उनके काले झंडे दिखाए थे, तो गांधी जी चिढ़ गए थे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, उन्होंने बोला था गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1931 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन के लिए, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? किसने रखा था मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पत्र किसने रखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। इसका उत्तर बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पंडित नेहरू ने प्रारूपित किया था। एम.एन. राय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई थी। मानवेंद्र नाथ राय जो कम्युनिस्ट नेता हैं, उन्होंने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर सही क्रम में रखकर उनको बनाना है आपको। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है भाई? 1931 में हुआ है कि 30 में हुआ है कि 32 में हुआ है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी, गांधी इरविन समझौता, सीक्वेंस लगा ही सकते। सबसे पहले क्या हो जाएगा? गांधी इरविन समझौता होगा, उसके बाद भगत सिंह जी को फांसी दे दी जाएगी। भगत सिंह जी को फांसी देने के पश्चात क्या होगा? तो राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन होगा। कराची अधिवेशन के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा, जिसमें गांधी जी भाग लेने जाएंगे। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च, कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 मार्च और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को आरंभ होता है, जिसमें कांग्रेस भाग लेती है। तीनों गोलमेज सम्मेलन केवल द्वितीय में ही कांग्रेस भाग लेती है। डॉक्टर अंबेडकर तीनों भाग लेते हैं, और भी कई सारे नेता हैं जो तीनों भाग लेते हैं, लेकिन कांग्रेस केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती है। गांधी जी वहाँ से आते हैं, बोलते मैं खाली हाथ आया हूँ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ है? तो 26-27 मार्च 1931 भगत सिंह जी के फांसी के 3 दिन के पश्चात। राजगुरु को फांसी, गांधी इरविन समझौता, तो क्रम में तो लगा ही लेंगे, 3-2-1 इसका क्रम हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह की फांसी, पूना समझौता। आपको मैच करना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे पहले गांधी इरविन समझौता होगा, उसके पश्चात भगत सिंह जी को फांसी दे दी जाती है, फिर कराची अधिवेशन होगा, फिर 1932 ईस्वी में पूना समझौता होगा डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। जो अद्भुत घटना है भारतीय इतिहास की, दलितों को आरक्षण, जो आप मानते हैं ना कि संविधान से दिया गया है, संविधान लागू होने से पहले दलितों को आरक्षण, यानी कि भारत में SC ST वर्ग को आरक्षण, दलित गलत शब्द है, वो संविधान लागू होने से पहले ही उसकी रूपरेखा तय कर दी गई थी, संविधान लागू होने से पहले। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन से अब जुड़े हुए सवालों को हल करेंगे हम लोग। निम्न से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था। 10 जून से 24 जून 1930 को साइमन कमीशन के रिपोर्ट को 2 भागों में प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठन ने कमीशन की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार निराशा और असंतोष के वातावरण में 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। इस समय में भाग लेने वाले प्रमुख नेता तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर, मुंजे, डॉक्टर अंबेडकर और सुंदर सिंह मजीठिया इत्यादि शामिल थे। कांग्रेस ही इसमें शामिल नहीं था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसमें कांग्रेस प्रतिमंडल ने भाग लिया था, नहीं, कांग्रेस ने सेकेंड में भाग लिया है। सेकेंड में भाग लिया 1931 में।
लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो केटी पॉल ने किया था, भारत में रह रहे ईसाइयों का प्रतिनिधित्व। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? तो 1930 से बुलाया गया था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर सी हो जाएगा। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। अगला सवाल जरा हल कीजिए, बहुत ही आसान लेकिन टिपिकल सवाल है। निम्न से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, मौलाना आज़ाद। किस किस ने भाग लिया था? सब भूल गए होंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय जी ने भाग लिया था। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इसके अलावा सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय ने भी सम्मेलन में हिस्सा लिया था। एनी बेसेंट ने भी सम्मेलन में भाग लिया। गांधी जी के साथ उनके सचिव महादेव देसाई, प्यारेलाल और मीराबेन और देवदास गांधी भी लंदन गए थे। और यहीं पर गांधी जी अपने वेशभूषा में गए थे। वही खद्दर ओढ़ा हुआ था, वही पहना हुआ था, और वो पहनकर वो ब्रिटेन के सम्राट से मिलने गए थे। आप समझ सकते हैं गांधी जी उस समय क्या थे? क्या कोई भारत के बहुत बड़े पद पर बैठे हुए थे? क्या नहीं, लोगों के प्रतिनिधि थे। ये थी गांधीवादी ताकत। उनको कई सारे राइटरों ने लिखा है कि एक अधनंगे फकीर को ब्रिटिश साम्राज्य के सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखना एक अद्भुत घटना है। समकक्ष से वार्तालाप की जाती है ना, तो ये था गांधीवादी सिद्धांत कि हम अपने भेष में ही आएंगे आपसे मिलने। आपका प्रोटोकॉल रहा होगा कुछ और। आपने देखा होगा आजकल के नेताओं को जैसे ही देश से बाहर जाते कोट पैंट टाई लगा लेते हैं। ये मानसिक गुलामी है। दिल्ली में भी देखा होगा, यूपीएससी का इंटरव्यू होता है, गर्मी के महीने कई बार होते हैं, कोट पैंट टाई लगा कर लोग जाते हैं। भारत के लिए वो वस्त्र बने ही नहीं हैं, है ना। टाई कब से हो गया गर्म प्रदेश के लिए? हमारा तो गर्म प्रदेश है ना भारत। चलिए आ जाइए यहाँ पर। किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो पंडित नेहरू नहीं गए थे, महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर, मदन मोहन मालवीय गए थे भाग लेने। निम्न नेताओं में कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यूपीपीएससी प्री 2022 से पूछा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाग लेने नहीं गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने प्रतिनिधित्व किया था। सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, ये सब उनके साथ शामिल थे। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन किस में महात्मा गांधी उपस्थित थे? द्वितीय में। अगला सवाल जरा हल कीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। 1932 में हुआ है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। दूसरा पढ़ना भी नहीं है। इस प्रकार इस सवाल में ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है, अगर पहला गलत हो गया दूसरा पढ़ना भी नहीं है हमें। ये गलत है किंतु आर से, क्योंकि 1931 में हुआ था। पंडित नेहरू नहीं, गांधी जी गए थे, तो पहला तो गलत ही हो गया, दूसरा पढ़ना ही नहीं हमें। दूसरा क्या लिखा हुआ है? गांधी में समझा 1931 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। तो बिल्कुल सही है, उसमें तय किया गया था कि कांग्रेस भाग लेगी गोलमेज सम्मेलन में। कौन से गोलमेज सम्मेलन गांधी जी ने शिरकत की थी? तो केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। एक ही सवाल बार बार पूछ रहा है। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए तो वो ठहरे थे कहाँ पर? तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में इसमें शामिल हिस्सा लिया था। गांधी जी एसएस राजपूताना नामक जलप्रोत से लंदन पहुंचे। वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। एसएस राजपूताना का नाम भी पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आ गया, एसएस राजपूताना का नाम पूछा गया है। पानी के जहाज में गए थे तो एसएस राजपूताना इसका नाम था। किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने प्रथम बार भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 20 का उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो लंदन से। जब वो वापस लौटे दिसंबर 1931 से भारत पहुँचे। पानी के जहाज़ को पहुँचने में समय लगता है, एक दिन में नहीं पहुँच जाता है लंदन। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने बोला कि मैं खाली हाथ आया हूँ, कुछ नहीं हासिल हुआ मुझे वहाँ पर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? बड़ा ही शानदार सा सवाल है, छोटा सा है लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बीपीएससी का ही सवाल है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कि भारत में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अलग अलग नेता चुने जाएंगे, इसी के कारण से असफल हो गया था ये। डॉक्टर अम्बेडकर इसके समर्थक थे। SC ST के लिए अलग पार्टी, अलग प्रतिनिधित्व के समर्थक थे, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से 1909 में मुस्लिमों को दिया गया, 1919 में उसका विस्तार करके सिखों तक लाया गया। 1935 एक्ट में हिंदुओं में
वो अंग्रेजी शब्द है, मैं यूज़ कर रहा हूँ। अंग्रेज जो यूज़ करते थे हिंदुओं में, हिंदू शब्द को अपर कास्ट कर देते थे और लोअर को वो अलग कर देते थे। आज भी कई सारे नेता इसको यूज़ करते हुए मिलेंगे। ये अंग्रेजी सोच ही था। इसका उत्तर ए हो जाएगा। उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोल में सम्मेलन भाग लिया था? तो डॉक्टर अम्बेडकर हैं। डॉक्टर अम्बेडकर हैं, बी आर अम्बेडकर। निम्न से किसने 3 गोल में सम्मेलन भाग लिया था? बार बार पूछा गया, बी आर अम्बेडकर हैं। 1930 के 32 के अवधि भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं के लंदन में बैठक का प्रायः प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोल में सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उसका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि इसका डी दिया हुआ आंसर, ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं था, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई है। 3 सत्र हुए थे बस। इसका सम्मेलन एक ही था, गोल में सम्मेलन 3 सत्र हुआ है इसका। 1996 IAS प्री का सवाल है, शानदार सवाल पूछा गया है। निम्नलिखित गोल में सम्मेलन किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? तो द्वितीय गोल में सम्मेलन हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सा गोल में सम्मेलन 1932 में हुआ था? द्वितीय हुआ था। इसका उत्तर तीसरा हुआ था। 30 में पहला, 31 में दूसरा, 32 में तीसरा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोल में सम्मेलन भाग नहीं लिया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया था। ई आंसर हो जाएगा। ओके। अगला सवाल देखिए क्या है कि प्रथम गोल में सम्मेलन डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी। प्रथम गोल में सम्मेलन में पूना पैक्ट में स्थानीय निकाय और सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे, पूना पैक्ट। तृतीय गोल में सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपके अनुसार कौन सा इसमें से सही हो जाएगा? तो ये तीसरा तो गारंटेड सही होगा। तृतीय गोल में सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भाग नहीं ली, तीसरा तो बिल्कुल सही होगा। तो पहला तो हम वैसे ही काट देते हैं। पहले दूसरे में से कौन सा सही होगा आपके अनुसार? तो 23 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तीनों के तीनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं, सारी चीज़ें सही दी हुई है। डॉक्टर अम्बेडकर ने तीनों के तीनों में ये मांग रखा था कि भाई प्रथम गोल में सम्मेलन में ही उन्होंने बोल दिया था कि हमें अलग निर्वाचक मंडल चाहिए। इसको लेकर फिर बाद में गांधी जी ने, आपको पता ही होगा, अनशन करना प्रारंभ कर दिया। फिर वहाँ पर हुआ क्या कि भाई अम्बेडकर जी को बुलाओ और इन दोनों के बीच में एक समझौता करवाओ, तो इसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। निम्न से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था। इसने ही किया था। कॉमनवेल्थ अवार्ड इसको कहा जाता है, सांप्रदायिक पंचाट इसको कहा जाता है। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। अछूतों के लिए, SC ST समुदाय के लिए बनाया गया था। इसका उत्तर डी हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 से सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की क्योंकि इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानसभा में कुछ सीटें सुरक्षित की गई, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडल से होता था। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि लगाने के बाद भी सही लग रहा है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र और आरक्षित सीटें आवंटित की थी? तो बौद्धों को भी किया था। इसका उत्तर डी दिया है यहाँ पर। इसका उत्तर डी दिया। वैसे तो बहुत सारे को किया गया था, अछूतों को सबको किया गया था। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसे पृथक निर्वाचक पद्धति को केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया, अपितु इसे दलित वर्गों पर भी लागू किया गया। न केवल मुसलमान बल्कि दलितों पर भी लागू किया गया। इसके तहत मुसलमान, ईसाई, सिख, आंग्ल भारतीय अन्य के लिए पृथक निर्वाचक पद्धति की सुविधा प्रदान की गई, जो केवल प्रांतीय विधानमंडल पर भी लागू थी। अतः स्पष्ट है कि बौद्धों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव सीटें इसके तहत आवंटित नहीं की गई थी। सवाल पूछा नहीं किया गया था, मैंने ही पढ़ने में गलती की है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। मुसलमान, सिख, SC ST सभी को किया गया था। छूत शब्द गलत होता है बोलना, नहीं बोलना चाहिए। SC ST सही है। दलित शब्द भी बहुत अपमानजनक शब्द होता है, उसका भी उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कॉमनवेल्थ अवार्ड के समय। उन्होंने बोला था मर जाऊंगा लेकिन इस चीज़ को लागू नहीं होने दूंगा। इसका उत्तर ए हो जाएगा। पहला आमरण अनशन जब तक जी रहा हूँ तब तक अनशन करूँ, जब तक मर नहीं जाऊँ। क्यों? क्योंकि ये सांप्रदायिक पंचायत भारत के विभाजन की रूपरेखा है। ये भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देगा, है ना। 1932 को यरबदा जेल में रहते ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया। 24 सितंबर को अम्बेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता हुआ। इस समझौते को ब्रिटिश द्वारा सरकार से सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी अनशन तोड़ा, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी मान गई कि हाँ ठीक है, चलिए सही है। अगला सवाल देखिए क्या है। 1932 से महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया
इसलिए किया था। क्यों? तो आपको पता ही है, ये रैमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक अधिनिर्णय के खिलाफ में किया था। सांप्रदायिक अवार्ड पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो क्रमशः 71 और 147 दिया गया था। 171 और 147 दिया गया था। ओके। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडल दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट बढ़ाकर 148, मद्रास में 30, सिंध में बम्बई में 15, पंजाब में 8, बिहार उड़ीसा में 18, मध्य प्रांत में 20, असम में 7, बंगाल में 30 ये आरक्षित कर दिया गया था। कुछ पुस्तकों में यह संख्या 148 मिलती है। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्गों की सीटों में 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई थी। तो विधानमंडल में जो आरक्षण है दलितों के लिए, वो आज़ादी से पहले का है। आज़ादी से पहले का है वो। ठीक है। पूना पैक्ट संबंधित था किससे? तो दलित वर्ग से संबंधित था। दलितों को राजनीतिक रूप से सशक्त करने से संबंधित है। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व, आपको लग रहा होगा कि ये क्या है आज के समय में, ये बहुत ही बड़ी घटना है। आप इसको गंभीरता से नहीं समझ पा रहे क्योंकि आप 2024 से बैठे हुए हैं। आज से 100 वर्ष पहले जाइए। अगर आज छुआछूत का ऐसा कंडीशन है तो 100 वर्ष पहले कैसा होगा? जिनको हमने इंसान मानने से मना कर दिया, उनको हम अपने बगल में विधानमंडल में कैसे बैठने दे सकते थे? तो ये बहुत ही बड़ी घटना है। ये बहुत ही बड़ी जीत थी समाज के उस बड़े वर्ग को, जिसको हम लोगों ने, उच्च वर्ग के तथाकथित लोगों ने इंसान मानने से मना कर दिया था। तो ये बहुत ही बड़ी घटना है। आपको लग रहा होगा कि छोटी चीज़ है। भारतीय इतिहास में ऋग्वैदिक काल के बाद पहली बार ही ऐसा हुआ कि समाज के सभी वर्ग के लोग एक जगह बैठ पाएँ। वो केवल वहीं घटित हुआ है। कब? तो 1935 के बाद जो चुनाव होता है उसमें ये चीज़ देखने को मिलता है। और आज़ादी के बाद तो है ही। ये चीज़ छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है ये, अगर इसको समझेंगे तो। पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया। उसके माध्यम से संसद और विधानमंडल में अनुसूचित जातियों जनजातियों सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसका उत्तर ए हो जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर व गांधी के बीच समझौता हुआ था, जो क्या कहलाता है? जो पूना समझौता कहलाता है। पूना समझौता कहलाता है। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया गया था, तो डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य किया गया था। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। इस समझौते पर गांधी के समर्थक अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। उन्होंने, गांधी जी के समर्थक ने हस्ताक्षर किया था, मनोहर मोहन मालवीय जी ने किया था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषणा के पश्चात निम्न से किसे संपादित किया गया था? तो पूना समझौता को संपादित किया गया था। डी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो गांधी जी ने नहीं किया था। BR अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, C राजगोपालाचारी ने इस पर हस्ताक्षर किया था। 24 सितंबर 1932 को दिन शनिवार को सायं 5 बजे पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अम्बेडकर ने, हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। MR जयकर, देवदास गांधी, विश्वास राजभोज, P बालू गवई, ठक्कर, सोलंकी, तेज बहादुर सप्रू, GD बिरला, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद और भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया था। राजगोपालाचारी इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी कलम बदल दी। राजगोपालाचारी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया तो डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी कलम बदल दी थी। 1932 से पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला थे। इसका उत्तर बी हो जाएगा। पूना समझौता 1932 के बाद गांधी जी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं रही और उन्होंने भारत के स्तर पर जातिवाद विरोधी कई सारे आंदोलन चलाए जिससे जाति को कमजोर किया जा सके। दरअसल में डॉक्टर अम्बेडकर जातिवादी विरोधी आंदोलन के प्रमुख चेहरा बन गए थे उस समय तक। तो वो उनको कमज़ोर करना चाहते थे। वो चाहते थे कि डॉक्टर अम्बेडकर नहीं बल्कि कांग्रेस और गांधी जी जो हैं वो भी जातिवाद का खुलकर विरोध करें, ताकि उस वर्ग के लोग, SC ST वर्ग के लोग गांधी जी से भी जुड़ें और कांग्रेस से भी जुड़ें। इसके कारण से उन्होंने शुरू किया था। भारतीय इतिहास को थोड़ा सही से विश्लेषण करके पढ़ेंगे तो दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। ठीक है। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो GD बिरला जी हैं। GD बिरला जी हैं। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना हुई जिसका नाम परिवर्तित कर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। घनश्याम दास बिरला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? BR अम्बेडकर, अमृतलाल ठक्कर, GD बिरला, MK गांधी। तो GD बिरला है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी ने किया। तो 1933 में उन्होंने साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। हरिजन सेवक संघ का पूर्ण नाम क्या था? तो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग इसका नाम था।
दलित वर्ग का संघ स्थापित किया गया था किसने? तो बाबू जगजीवन राम जी के द्वारा। बाबू जगजीवन राम जी का नाम आपने सुना ही होगा, उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। दलित वर्ग का संघ डिप्रेस क्लास लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने किया था, जबकि ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर अम्बेडकर करते हैं, 1942 में करते हैं। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना 1926 में MC राजा के अध्यक्षता में हुआ था। निम्न से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? तो ये कहा था डॉक्टर अंबेडकर जी ने। इसका उत्तर ए हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पर आ गए, इसके भी सवालों को हम लोग हल करेंगे क्योंकि पूछा जाता है। आज का वीडियो लंबा होगा, आज ही तो है पढ़ना, आपका परसों तो एग्जाम ही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई पटना में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक 1934 से पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही इस सदस्यों की एक अलग बैठक हुई जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई। अक्टूबर-नवंबर 1934 के दौरान बम्बई में इसकी नीतियां और कार्य प्रणालियां तय की गई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक बम्बई में कब हुई है? तो 1934 में हुआ है। 20 का उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में आपको सवाल बताना है। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की। यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। सर्वहारा का मतलब होता है जो डोमिनेंट वर्ग है उसके अलावा जो भी वर्ग है ना, जो इलीट वर्ग जिसको आप कहते हैं, रूलिंग इलीट हो गया, लीडर हो गए, उद्योगपति हो गए, अपर कास्ट के लोग हो गए, उनके अलावा जो लोग होते हैं उनको कहा था सर्वहारा, है ना। इसमें अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। क्या ये करते हैं? 3 स्टेटमेंट हैं। शानदार सवाल है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? IAS प्री 2015 में ही ऐसा सवाल पूछ सकता है। कोई सा भी इसमें से सही नहीं है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश उत्पादों करों के बहिष्कार का समर्थन किया, न कि करों के अपवंचन का। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना इनका लक्ष्य नहीं था। ये मार्क्सवाद का लक्ष्य होता है। सर्वहारा वर्ग आपने पढ़ा होगा, बुजुर्गा वर्ग और सर्वहारा वर्ग पढ़ा होगा ना आपने। तो ये मार्क्सवाद की थ्योरी माता, मार्क्सिज्म पढ़ते हैं ना, UPSC के लिए पढ़ना पड़ता है भाई, थिंकर में पॉलिटी में पढ़ना पड़ता है, आपको ही पढ़ना चाहिए, समझ तो कम से कम विकसित होगी। ये मार्क्सवाद का लक्ष्य होता है। इसमें अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत भी नहीं किया गया था, इसलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा। निम्न से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो ये आचार्य नरेंद्र देव इनका नाम है। आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य उस समय का डिग्री है, जैसे आज होता है ना डिग्री, इंजीनियर, डॉक्टर, आचार्य डिग्री है संस्कृत की। 1934 में स्थापित हुआ है। आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण JP। अन्य सदस्य में अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। लोहिया की फिलॉसफी पढ़नी होती है बंधुओं, उनका पढ़ना होता है दर्शन क्या था उनका भारत को लेकर। पुरुषोत्तम विकास दास, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिंह, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ये भारत में समाजवादी धारा। आज कौन कौन से दल समाजवादी हैं? तो एक तो समाजवादी पार्टी ही है यूपी में। बिहार में जो आपको कौन कौन सी पार्टी दिखती है? राजद, राष्ट्रीय जनता दल जो लालू जी की पार्टी है, नीतीश कुमार का जदयू जो है, और उसके अलावा ये 2 दल हो गए। हाँ, यही सब मुख्य समाजवादी पार्टियां हैं भारत में भी जो सोशलिस्ट का पालन करती। दक्षिण में भी कुछ हैं, DMK वगैरह भी सोशलिस्ट विचारधारा को मानती है, हालांकि वो लेनिनिस्ट पर चले जाते हैं, सोशलिस्ट से भी एक स्तर ऊपर चले जाते हैं। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, तो अशोक मेहता और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर C होगा ना, जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव द्वारा किया गया था। ये सवाल 66 BPSC प्री 2020 से पूछा गया है। देखिए, सोशलिस्ट पार्टी का 1931 में भी स्थापित होता है, लेकिन आधिकारिक रूप से 1934 में स्थापित होता है, जिसकी अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव करते हैं, और उसके जो सचिव हैं वो कौन बनते हैं? तो JP बनते हैं। ठीक है। 1934 में जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव के प्रयत्नों के फलस्वरूप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। इस पार्टी के अन्य सदस्यों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, इन सभी का नाम याद रखिएगा क्योंकि BPSC कई बार पूछती है। 1934 पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? संयोजक थे जयप्रकाश नारायण, JP हैं, इनका नाम तो जानते ही होंगे आप लोग, है ना। संपूर्ण क्रांति जो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ हुआ था। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था, किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। कांग्रेस सोशलिस्ट, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट के जयप्रकाश नारायण ही हैं।
बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र आदि ने किया था। लोकनायक के नाम से किनको जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को 1942 जब कांग्रेस के सारे नेता गिरफ्तार हो जाएंगे तो ये जो सोशलिस्ट पार्टी के हैं ये हिंसक आंदोलन शुरू करते फिर बिहार में, जो आज़ाद दस्ता बनाते हैं और ये भीतर रहकर मतलब कि छुपे हुए रहकर बहुत सारा काम करते हैं और ये पकड़े नहीं जाते आसानी से। तो ये समाजवादी धारा जो है बाद में क्रांतिकारी धारा भी हो जाता है। कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता जब बनाते हैं। ठीक है। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? लोकनायक का नाम दिया गया। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोकनायक का। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो अप्रैल 1946 में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना, जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई थी। 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। इसके समस्त भारत से बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। इसका उत्तर सी हो जाएगा। दोनों को दोनों यहाँ पर सही दिया हुआ है। अगला जो है चैप्टर, इसको आज हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ तक मैंने करवा दिया है। आगे के एमसीक्यू खुद कर लीजिएगा। कल भी मैं एक वीडियो ज़रूर एमसीक्यू अपलोड कर दूंगा ताकि आप पढ़ें। बाकी रिलैक्स रहिएगा। साल भर आपने मेहनत किया है तो परिणाम भी कुछ न कुछ सकारात्मक ही मिलता है। पढ़ा हुआ कभी भी बेकार नहीं जाता, ये मैं जानता हूँ। ओके, तो थैंक यू सो मच। रिलैक्स होकर पढ़िएगा, आराम से एग्ज़ाम दीजिएगा। ओके, थैंक यू।